देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें से हम 26 नंबर तक डिस्कस किए थे। अब हम आगे 27 नंबर से डिस्कस करेंगे कि आगे 26 तक तुम लोग आराम से एक बार अच्छा से याद कर लेना और उसके बाद अभी 27 से स्टार्ट करेंगे और टोटल है इसमें 65 तक है टोटल। इसको कंप्लीट करना है, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे चाहे जितना टाइम लगे, और वीडियो को बार बार देखना, याद हो जाएगा। और अभी समझते हैं, ठीक, अच्छा से समझते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, मतलब बिना ज्वाला का जलता है। किसका जलता है? बिना ज्वाला का। तो बिना ज्वाला का सबसे पहले पता करते हैं ज्वाला और दहन होता है क्या। दहन और ज्वाला 8 क्लास का एक टॉपिक है जिसमें दहन और ज्वाला के बारे में अच्छा से बताया गया। समझ में आया? तो ज्वाला क्या होता है, तो ज्वाला समझते हैं, दहन अपने आप समझ जाएगा। ठीक, तो ज्वाला क्या होता है कि जब कोई पदार्थ तरल या गैस रूप में चले, किसमें? तरल या गैस, मतलब या तो पानी जैसा रहेगा या फिर गैस के जैसा रहेगा। अगर उस स्थिति में आके जल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे ज्वाला है। तो दहन क्या होगा? जो ठोस जो जलता है, जैसे लकड़ी जला है, कोयला जला है, ये सब क्या, इसमें दहन होता है। तो बिना ज्वाला का जलता है। क्या जलता है? बिना ज्वाला का। तो बिना ज्वाला का कौन जलता है? कोयला। तो ये क्यों नहीं जलेगा? ये इसलिए नहीं जलेगा क्या कि गैस है, मीथेन गैस है, केरोसिन तरल रूप में रहता है। और मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो मोमबत्ती कोई बोलेगा ठोस है, नहीं, वो ठोस नहीं होता है। मोमबत्ती क्या होता है कि मोमबत्ती पहले द्रव बनता है, देखता होगा, मोमबत्ती पिघल के नीचे गिरता है, फिर उसके बाद गैस बनता है। जो गैस जो बनता है हाइड्रोजन और कार्बन का गैस होता है। ठीक, हाइड्रोकार्बन होता है। मोमबत्ती क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन का क्या होता है? गैस होता है वो। ठीक, तो वही हाइड्रोजन और कार्बन का गैस जो जलता है इसमें। तो मोमबत्ती भी जो वहाँ पे मोमबत्ती में ज्वाला होता है, दहन नहीं होता। मोमबत्ती में क्या होता है? ज्वाला। ठीक, अब देखो, तो बिना ज्वाला कौन जलता है? कोयला। बिना ज्वाला कौन जलता है? कोयला। अब देखो यहाँ पे 28 में अभिक्रिया H2SCl2 और 2Cl+S कौन सा ऑक्सीकारक है? क्या है? कौन सा ऑक्सीकारक? अब तुम एक बात बताओ, ऑक्सीकारक मतलब क्या? ठीक, ऑक्सीकारक मतलब ये होगा, ठीक, जिसमें ऑक्सीजन जाके क्या होगा? जुटेगा। ठीक, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जाके जुटेगा। अब तुम ये बताओ, तो इसमें ऑक्सीजन जुटने का काम हुआ है कहीं पे? ऑक्सीजन का तो कुछ बातें नहीं, तो इसीलिए ये इसको रखो 28 को सस्पेंशन में। ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है। ठीक, कौन सा अपकारक है तो चलेगा। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीकारक बता रहा है, तो ऑक्सीकारक नहीं होगा, यहाँ पे अपकारक होगा। समझ में आया? तो इसीलिए ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो अपकारक होगा तो यहाँ पे Cl2 होना चाहिए। ठीक, क्या है कि देखो Cl2 में हाइड्रोजन जाके क्या हुआ? जुटा है। Cl2 में हाइड्रोजन जाके क्या हुआ? जुटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपकारक क्या हो जाएगा? यहाँ पे Cl2 होगा। ऑप्शन इस हिसाब से है यहाँ पे। चलो यहाँ पे 29 देखते हैं। 29 में खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है? पेट्रोलियम का प्रमुख अवयव क्या है? एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? ब्यूटेन। याद है कि नहीं? पेट्रोलियम का प्रमुख अवयव क्या है? ब्यूटेन। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या। देखो यहाँ पे आगे रासायनिक समीकरण में जल विलयन का प्रतीक द्वारा दर्शाया। किस प्रतीक द्वारा जल दर्शाया? रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण जो सबका प्रतीक अलग अलग होता है। तो क्या, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, उसको एच द्वारा दर्शाया जाता है। गैस को जी द्वारा दर्शाया जाता है, जी फॉर गैस। एस फॉर सॉलिड, मतलब ठोस को एस द्वारा। ठीक, जब कोई पानी जैसा रहेगा ना, पानी जैसा लिक्विड, तो उसको एल द्वारा, मतलब तरल कैसा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एल द्वारा। ठीक, लेकिन जो जल विलयन रहेगा, जल मतलब क्या? पानी जैसा। जल मतलब क्या? पानी जैसा रहेगा, उसको एक्यू मतलब एक्वा। एक्यू मतलब एक्वा। ठीक, तो जल विलयन को कैसे दर्शाया जाता है? जल विलयन को एक्वा द्वारा। किसके द्वारा? एक्यू द्वारा। ठीक, तो ठोस को किसके द्वारा? एस द्वारा। और गैस को किससे? जी द्वारा। ठीक, तो याद रखना। अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला फिल्म बनने में प्रयुक्त होता है? तो AGBR। ठीक,
सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है ये? सिल्वर ब्रोमाइड। तो फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। ये बात याद रखना अच्छा से। फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे आगे, जल का वैद्युत अपघटन में प्रयुक्त होने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होता है? 2:1। 2:1। इसको अच्छा से याद रखना। अब सुनो यहाँ पे 33 नंबर देखो, 33 नंबर, भाखड़ा चूना के जल विलयन की दीवारों में पुताई करने के लिए दीवार पर चमक बढ़ जाती है। ठीक, ये तुमको क्वेश्चन को लंबा टालने के लिए बोला। सीधा सा बात कि दीवार में पुताई जो क्या जाता है, किस चीज़ का क्या जाता है? चूना का क्या जाता है। ठीक, तो चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया बात? अब देखो, शरीर में भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पाचन तो तुमको पहले बताए थे कि जब हम लोग खाना खाते हैं ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसलिए शरीर में पाचन कौन सा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शरीर में पाचन कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। ठीक लग रहा है? अब देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? संतुलित करने के लिए हम एक अच्छा से क्लास लिए, तुमको समझाया संतुलित कैसे किया जाता है। तो 35 नंबर अपने से कंप्लीट करेगा। 35 नंबर क्या करेगा? अपने से कंप्लीट कर लेगा। अब देखो नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? संकेत द्वारा। किसके द्वारा? संकेत में देखो, समीकरण द्वारा। किसके द्वारा? समीकरण द्वारा। वो था सही, पूछ करने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? समीकरण द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? समीकरण द्वारा। और रासायनिक ZnOCO और ZnCO2 के बारे में सही कथन कौन है? सही कथन है ZnO अवकरण है। ZnO क्या है? ZnO क्या है? अवकरण है। ZnO क्या है? ZnO का क्या होता है? अवकरण। तो ZnO का अवकरण क्या होता है? देखो यहाँ पे गौर से, ZnO का अवकरण कैसे हो रहा है? तो अवकरण मतलब क्या? ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीकरण मतलब क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। अब तुम यहाँ पे तुम गौर से देखो यहाँ पे कि जिंक है, उसके बाद क्या है? CO है। अब देखो जिंक से इस बार देखो, जिंक अकेले हो गया, इसका मतलब जिंक से तो ऑक्सीजन गायब हो गया, तो मतलब ऑक्सीजन हट गया जिंक से, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अवकरण हुआ। ZnO का क्या हुआ? अवकरण हुआ। समझ गया बात? अब देखो, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको क्या बोलेंगे? ज्वलन ताप। पता ही है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको क्या बोलेंगे? ज्वलन ताप। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल में जल मिलाएंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? वो तनु हो जाएगा। तनु करना मतलब उसको पतला कर दिए। ठीक, तो जब करते उसमें क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। जब भी अम्ल को जल द्वारा तनु किया जाता है तो क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, मतलब ऊष्मा निकलता है। समझ में आया? अब देखो Cl2, ठीक, क्या Cl2 क्या बना रहा है? 2KCl, ठीक, प्लस आयोडीन बना रहा है। तो इसमें क्या हुआ? ये कैसा अभिक्रिया है? तो इसको गौर से देखो यहाँ पे, K के पास क्या था? आयोडीन था। K के पास क्या था? आयोडीन था। अब K के आयोडीन को लात मार के निकाल दिया कौन? Cl। तो Cl किसके पास चलेगा? K के पास, मतलब कि हटा के चले गया ना, तो हटा के गया तो कौन सा अभिक्रिया होगा? वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। अब 41 नंबर में देखो, सेम टू सेम, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? कौन समीकरण संतुलित है? दिमाग है, दिमाग लगा, कौन सा संतुलित लग रहा है? टिक मारो अपने मन से। अब बगल में देखा था, देख के तुम्हारे देगा। देखो आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया? निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया? तुम बताओ। निम्नलिखित में जलने वाला कौन है? कौन जलने वाला है? बताओ। उबलता हुआ जल, मोमबत्ती का पिघलना, जलना थोड़ी ना है, तो कौन हो जाएगा?
पेट्रोल का जलना क्या है? दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उभय विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा उभय विस्थापन अभिक्रिया? उभय विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या? दोनों एक दूसरे को हटा रहा है। क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे को हटा रहा है। अब तुम यहाँ पे अगर तुम गौर से देखेगा, देखो AgNO3 और NaCl। अब देखो Ag के पास कौन है? Cl मतलब E2Cl, इसका उठ के कहाँ गया? यहाँ पे। और इसका NO3 उठ के कहाँ चले गया? Na के पास। तो इस बार में देखो गौर से देखो वही हुआ है। तो इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अब देखो यहाँ पे, जिस रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिफल के साथ ऊष्मा उत्सर्जन होता है, ये बात तो तुमको पता है। देखो मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन, प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन होगा मतलब ऊष्मा निकलेगा। तो ऊष्मा निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जब ऊष्मा निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखो किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग है? यहाँ पे तेल नहीं होगा, तले पदार्थ होगा। क्या हो जाएगा? तले होगा। ठीक, किसी ताज़ा तले पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे गौर से देखो, तुम लोग चिप्स खाया होगा, लेज खाया होगा, कुरकुरे खाया होगा, तो उसका अंदर में गैस भरा रहता है। चिप्स में तो कैसे भरा रहता है? 2 को चिप्स और 1 किलो गैस भर देता है। हम लोग यहाँ पे चिप्स में क्या होता है? तो उसमें जो गैस को जो भरा जाता है, उस गैस को भरा जाता है जो उसको बहुत दिनों तक सुरक्षित रखता है। तले हुए पदार्थ को क्या करता है? सुरक्षित मतलब बहुत दिनों तक ठीक ठाक रखता है उसको। तो कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस। तले हुए पदार्थ में कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। तो जो पैकेट जो फाड़ता है ना, उसमें कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। ठीक, अब देखो यहाँ पे, चलो आगे आते हैं। आगे हम आते हैं 46 नंबर में। ये पेज लास्ट है, इसको समझो गौर से। देखो यहाँ पे Fe क्या? FeO3, फिर Al, फिर AlO3, फिर Fe बन गया। तो ये कैसा अभिक्रिया? अब तुम गौर से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि Al बेचारा इधर अकेले था, ऑक्सीजन उसके साथ चल गया। ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, लेकिन ऑक्सीकरण मेरा ऑप्शन में नहीं है। तो तुम सोचो, विस्थापन कर दिया क्या? Fe को क्या Al हटा दिया, भगा दिया, उसके AlO के पास Al चले गया, तो ये विस्थापन हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ऑक्सीकरण रहता तो हम ऑक्सीकरण नहीं मार सकते थे। समझ में आया? तो लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हमको क्या मानना पड़ेगा? विस्थापन। तो कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? ये विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी। देखो अभिक्रिया NH3, अभिक्रिया NH3 प्लस NO फिर उसका H2O बना। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये भी विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया कैसे है? तुम दिमाग लगाओ कैसे। क्या है कि उसके बाद H था, H को हटा के क्या चले गया? O चले गया। H को हटा के क्या चला गया? O चला गया। लेकिन फिर से एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्यों हुआ। ठीक, कि ऑप्शन विस्थापन ही क्यों हुआ? क्या कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया अगर यहाँ लिखा रहेगा तब तो ऑक्सीकरण मारते हैं ना हम। तो यहाँ पे क्या विस्थापन ही मानना पड़ेगा? क्या कि देख रहे हैं हटा के दूसरी चीज़ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर से गौर से देखो कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ। CaO फिर H2O, 2 गो चीज़ मिल के एगो चीज़ बना दिया, प्लस ऊष्मा भी बनाया। अगर प्लस जब ऊष्मा प्रतिफल में जब प्लस ऊष्मा लगेगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। इसका मतलब वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगा। रुको एक मिनट, चलो यही प्रॉब्लम है। रेल में रहेगा तो ट्रेन का आवाज़ सुनाई देवे करेगा। ट्रेन आ गया था, फिर से देखते हैं कितना नंबर में थे हम लोग। देखो बोल रहे थे अगर प्रतिफल में क्या, अगर प्रतिफल के साइड प्लस ऊष्मा लिख दिया, इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ऊष्माक्षेपी तो अभिक्रिया होगा ही। अब तुम गौर से देखो, 2 गो चीज़ मिलके क्या हुआ? एगो चीज़ बन गया, इसलिए क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन और ऊष्माक्षेपी। समीकरण को दाएं बाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार का परमाणु संख्या समान है। तो दोनों साइड मतलब क्या है? अभिकारक ये क्या? प्रतिफल दोनों तरफ अगर परमाणु संख्या समान रहेगा उसको क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो बेरियम क्लोराइड के जल विलयन
कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो किस प्रकार का अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, उसमें ब्रोमीन का अपक्षेप बनता है। क्या बनता है? ब्रोमीन का अपक्षेप। ठीक, तो इसको तुम लोग अच्छा से याद रखना कि बेरियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है, किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक, बेरियम क्लोराइड मतलब BrCl2। ठीक, को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस बेरियम का क्या बनता है? अपक्षेप बनता है। क्या बनता है? अपक्षेप। अपक्षेपण अभिक्रिया पढ़े थे हम लोग, तो वही क्या बनता है? बेरियम का क्या बनता है? इसमें अपक्षेप बनता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया? ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैसा अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है ये? अपघटन अभिक्रिया। ठीक, तो याद रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड एवं क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे क्या कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया ये? अपघटन। तो काली चूना को जल के बीच अभिक्रिया करने पे क्या होता है? काली चूना को जब जल के बीच अभिक्रिया कराएंगे, काली चूना को जब जल के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? पर्याप्त मात्रा पे उष्मा उत्पन्न होगा। पर्याप्त मात्रा में क्या उत्पन्न होगा? उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तब तुम कैसे इसको याद रखिएगा? तो देखो यहाँ पे घर जितना भी चूना होता है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 होता है। जितना भी चूना होता है क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अब तुम गौर से देखो, कभी घर में कार्बेट लाता है, कार्बेट, तो अभी छठ पर्व गया, छठ पर्व में क्या कर देते हैं हम लोग कि केला को पकाया जाता है, तो उसमें कार्बेट डालते हैं, पानी डालते हैं, उसमें गर्मी उत्पन्न होता है, उसी गर्मी से केला पक जाता है। ठीक, तो सिंपल सा बात कि चूना में पानी डालेंगे तो गर्मी उत्पन्न होगा, चूना में पानी डालेंगे तो क्या होगा? गर्मी उत्पन्न। या फिर कभी घर में चूना का ढेला वाला चूना मिलता है ना, उसको पानी मिला के रखना, तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए काली चूना को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? जब काली चूना को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होने वाला है। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया जब ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ होता है, वही क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण अपकरण क्या होता है? साथ, वही क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण अपकरण साथ होगा वो क्या होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकृत। इसका मतलब क्या है? जो ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक, तो क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है? यही कथन असत्य है कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। ठीक, ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य मतलब गलत है। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीकरण होगा, ठीक, तब न जाके ऑक्सीजन उसमें जुटेगा। जब ऑक्सीकरण होगा तब क्या जाके जुटेगा? उसमें ऑक्सीजन जुटेगा। तो यहाँ पे क्या होला? ऑक्सीकारक में क्या ऑक्सीजन जुटता है? नहीं जुटता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जाके जुटता है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। देखो, द्रवित सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन करने पे क्या बनता है? जब द्रवित सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? तब देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब द्रवित सोडियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो वैद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होता है? देखो, सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। एक बात जानता है, सोडियम धातु, इसमें प्लस चार्ज होगा, और Cl क्या है? माइनस, यह धातु है। अब तुम बताओ प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। अब देखो, जब बैटरी में देखो दो गो पुल होता है, ठीक, मतलब वैद्युत अपघटन करेंगे उसमें दो गो रॉड डालेंगे, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड मतलब माइनस और एनोड मतलब क्या? प्लस। कैथोड मतलब माइनस और एनोड मतलब क्या? प्लस। तो देखो, तो ई प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। ठीक, मतलब सोडियम कहाँ पे मिलेगा तुमको? कैथोड के पास। सोडियम कहाँ पे मिलेगा? कैथोड के पास। और क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा? एनोड के पास। क्लोरीन कहाँ पे मिलने वाला है? एनोड के पास। ठीक, इतना बात समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे गौर से देखो कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का जब वैद्युत अपघटन करेंगे, ठीक, तो क्या क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगा? एनोड पे। क्लोरीन माइनस है, प्लस पे जाके मिलने वाला है। इसका मतलब क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा? एनोड पे। प्लस किसको बोलते हैं? एनोड। क्लोरीन माइनस था, प्लस के पास जाएगा और प्लस को एनोड बोलते हैं, इसलिए क्लोरीन गैस
एनोड पर मुक्त होती है। समझ में, कोई गैस कहाँ पे मुक्त होता है? एनोड पर मुक्त होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखो आगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है। समझ में आया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है। अभिक्रिया 2KlCl2 2KCl प्लस आयोडीन सेम अभिक्रिया है। चलो अब इसमें पढ़ते हैं ऑप्शन बी। क्यों हुआ कि I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है। ठीक, मतलब आयोडीन की तुलना में क्लोरीन क्या अधिक क्रियाशील है। कैसे? तो देखो समझते हैं कि देखो के पास जो था पोटेशियम के पास क्या आयोडीन था। अब यहाँ पे पोटेशियम के पास क्लोरीन आ गया, मतलब आयोडीन को हटा दिया। बोला भागो तुम। अब आयोडीन को कैसे हटा दिया? इसका मतलब क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल होगा तब ना इसको हटा पाया। इसलिए I2 मतलब आयोडीन की तुलना में क्लोरीन क्या अधिक क्रियाशील है। समझ में आया? चलो 57। अब चलो लास्ट है, तो इसको समझते हैं। देखो गौर से, PbOC और Pb और CO। तो अब बताओ क्या हो रहा है? PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, PbO ऑक्सीकृत हो रहा है। बता अवकरण होगा ना, क्या कि PbO से क्या हुआ? ऑक्सीजन हट गया ना। गौर से देखो यहाँ पे PbO, अभी बार PB बेचारा अकेले हो गया, मतलब ऑक्सीजन भाग गया। अब ऑक्सीजन भाग गया तो क्या PbO का क्या होगा? अवकरण हुआ, मतलब ऑक्सीजन निकलना अवकरण, ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीकरण। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कौन अपघटन अभिक्रिया। कौन अपघटन? अब देखो एक बात याद रखना तुम लोग, अपघटन या वियोजन दोनों सेम बात है। अपघटन बोलेगा या वियोजन बोलेगा, बात वही है। फिर से सुनो, अपघटन या वियोजन क्या? वही बात है। अपघटन वियोजन वही बात है। तो वियोजन या अपघटन में क्या होता है? एक चीज़ जुट के क्या हो, दो को बन जाता है। एगो था टूट के क्या बन गया? दो गो। एगो था टूट के क्या बन गया? दो गो। यही है क्या? अपघटन या वियोजन। ठीक। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया देखो ऑप्शन सी होगा ना, ये क्वेश्चन में ही फॉल्ट है। 60 नंबर का ऑप्शन में फॉल्ट है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन पता है ना, एक हटा के दूसरे आ जाएगा। अब बी नंबर को तुम गौर से देखो, किसको? बी नंबर को तुम गौर से देखो कि बी नंबर में हो क्या है कि Cu को हटा के Fe आ गया। देखो इस बार में गौर से कि Cu को हटा के आ गया और Fe, तो यही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संश्लेषण अभिक्रिया? कौन सा संश्लेषण अभिक्रिया? अब फिर एक बात तुम लोग याद करो, अपघटन मतलब क्या? अपघटन और वियोजन सेम। और देखो संश्लेषण और संयोजन दोनों सेम। संश्लेषण और संयोजन क्या? सेम। अपघटन और वियोजन एक ही चीज़ है, और संश्लेषण और संयोजन भी एक ही चीज़ है। ठीक। तो यहाँ पे गौर से देखो डी नंबर कि दो गो है मिल के एगो बन गया, यही तो है संश्लेषण या संयोजन। यही क्या? संश्लेषण या संयोजन। द्विविस्थापन क्या? द्विविस्थापन मतलब दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, ये भी उसका हटा रहा है, वो भी इसका हटा रहा है। अब सी नंबर को अगर तुम गौर से देखो, यहाँ पे सी नंबर को देख, सी नंबर को थोड़ा सा गौर से देखो। CuSO4 H2S, अब S उठ के उधर चले गया, SO4 उधर चले गया उसके साथ। तो देखो तो एक दूसरे को हटा रहा है ना, मतलब इसका वो हटा रहा है, उसका वो हटा रहा है। समझ में आया बात? तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी नंबर। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको बोलेंगे, मतलब दोनों हटा रहा है, वो भी उसका हटा रहा है, वो भी उसका हटा रहा है। यहाँ पे क्या था? एक ही चीज़ हटा रहा था ना, एक ही जगह हो रहा था। और यहाँ पे क्या है? दोनों हटा रही है, उसका वो उसका हटा रहा है। अब देखो यहाँ पे 64 नंबर कि लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करने पे क्या होता है? तुम सिंपल से बात याद रखना, तुम लोगों को बता चुके हैं कि जब धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा? जब धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो ऑप्शन ये तो होगा, और हाइड्रोजन गैस सारे सभी में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। साथ में फेरस क्लोराइड क्या बनाएगा? फेरस क्लोराइड। तो इसको बना के भी देखो, लोहा का बुरादी मतलब क्या? Fe। ठीक। उसके बाद क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक है मतलब HCl से अभिक्रिया करेगा, तो Fe जाके किससे अभिक्रिया करेगा, Cl से, मतलब क्या बनाएगा Fe, उसके बाद क्या Cl2 बनाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, समझ में आया, ये बनेगा। तो यही है फेरस क्लोराइड, मतलब फेरस मतलब क्या, लोहा को फेरस बोलते हैं, क्लोराइड। अब इसको मिटाना भी पड़ेगा। देखो लास्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान किस सिद्धांत पर आधारित है। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर है। ठीक, क्या है, द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर, क्या है, द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या बराबर करता है दोनों साइड। ठीक, द्रव्यमान की अनश्वरता मतलब द्रव्यमान कभी नश्वर नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं। ठीक, इसलिए दोनों साइड द्रव्यमान बराबर ही होना चाहिए। समीकरण का अभिकारक और प्रतिफल में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए समीकरण को क्या करते हैं हम लोग, संतुलित करते हैं। तो याद है ना कि इधर भी 2 लगाना पड़ता था, कभी उधर भी लगाना पड़ता था, फिर 3 लगाना पड़ता था, मतलब जिस पता है किस तरह संतुलित करते हैं। तो क्यों लगाते हैं, क्या कि इसलिए करते हैं क्या दोनों साइड बराबर करते हैं, क्या द्रव्यमान जो है कभी बदल नहीं सकता है, इसीलिए। देखो 65 तक कम्प्लीट हो गया हम लोगों का। तब इसके बाद हम लोग क्षार लवण है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके ये जितना भी है इस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए तुम लोगों का, और अच्छा से याद होना चाहिए समझ के, क्या है कि तुम साइंस में रट के ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकता, इसीलिए हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो तुम लोग आराम से रट भी सकते थे, उससे क्या दिक्कत है। इसीलिए इसको 2-3 बार वीडियो देखो, अच्छा से समझ के जो है इसको याद करो, उसके बाद याद चाहे लंबा समय तक रहेगा भी, और एग्जाम में गलती का चांस कम होगा। क्या कि साइंस में प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को पता ही है कि अगर साइंस में अगर तुम समझ के नहीं करेगा, वहाँ पे हल्का से घुमाएगा तुम गड़बड़ कर देगा। इसलिए साइंस में तुमको समझ होना चाहिए, साइंस में क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए। 65 ऑब्जेक्टिव है, 65 तो अच्छा से 2-3 बार पढ़ेगा याद हो जाएगा, 1-2 बार वीडियो देखेगा याद हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहो।